गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हूँ प्रियंका एंड आज मैं अग्रवाल टेक्सकॉन में आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 43B with respect to MSME and analysis of the recent amendments in section 43B of the Income Tax Act 1961। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है ये एंड प्लीज लिसन केयरफुली। जो भी मैं धीरे धीरे एक चीज आप लोगों से डिस्कस करूंगी। पहले हम बात करते हैं, अभी एक अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 2023 में। ये हमारी बहुत ही अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस को एंड सर्विस इंटरप्राइजेस को बहुत ही केयरफुली समझना है एंड इसको कंप्लाई करना है। As per the amendment made by the Finance Act 2023, where the payments to micro or the small enterprises that are registered under the MSME Act, okay, is not made within the period under Section 15 of the MSMED Act, then that payment shall not be allowed as an expense while they are filing income tax returns. I'm again discussing as per the amendment made by the Finance Act 2023, where the payment to a micro or the small vendor registered under a MSME Act not made within the period specified under Section 15 of MSMED Act 2006, the expense from MSME shall not be allowed as deduction under the income tax laws। बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा ये हो रही है बिकॉज इसमें मैं आपको हिंदी में इसका एक इंटरप्रिटेशन समझाने की कोशिश करूंगी। फाइनेंस एक्ट 2023 में ये जो अमेंडमेंट हुई है ये क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी प्रीवियस वीडियो में एमएसएमई का मैंने कंपनीज कॉर्पोरेट असेसेस का आपको डिस्क्लोजर समझाया था, एमएसएमई 1 के बारे में चर्चा हुई थी। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आई है जिसमें ये बोला गया है कि भाई चाहे कॉर्पोरेट असेसीज हैं या नॉन कॉर्पोरेट असेसीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेज हैं, if they has made any payment, if they has get the goods or render some services from the MSME vendors, then the payment is to be made within the time frame as requisite in the section 15 of the MSMED Act. Otherwise, that payment, that expense shall not be allowed as deduction। क्या कह रहे हैं प्रियंका, आप थोड़ा और इसमें आगे बढ़ के हमें समझाने की कोशिश कीजिए। आप फॉर एग्जाम्पल 50 लाख की आपने परचेज करी है एक एमएसएमई वेंडर सप्लायर से एंड द पेमेंट हैज नॉट बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमईडी एक्ट 2006। तो यहाँ पर इनकम टैक्स ने कह दिया कि भाई ऐसा है, आपको ये एक्सपेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या मतलब कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे और उस समय उस परचेज का आप बेनिफिट ले रहे हो जो एमएसएमई वेंडर से हुई है और आपने पेमेंट विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड नहीं करी है, तो आप अलाउएबल नहीं है, आपका एक्सपेंस वो डिसअलाउ हो जाएगा एंड देन इट मींस देयर शैल बी एडिशन इन द इनकम। फॉर एग्जांपल, आपके पीएनएल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट है 50 लाख, ठीक है, एंड आपने यहाँ सेम 50-50 मैच हो रहा है कि 50 लाख की आपने सपोज वेंडर एमएसएमई वेंडर से परचेज करी है, तो उसका जो आपने परचेज करी है 43B सेक्शन के अंदर 30% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा और वो आपका 50 लाख में इनकम में एडिशन होकर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर देगा एंड यू हैव टू पे टैक्सेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट मीन्स वी हैव टू बी वेरी अवेयर। 31 मार्च से पहले पहले आप अपनी डिटेल्स बना के रख लीजिए, कंपोजिट क्राइटेरिया चेक कर लीजिए कि आपके जितने भी वेंडर्स हैं कि भाई उसके अंदर एमएसएमई कोई वेंडर ऐसा है जिसकी पेमेंट हमने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की हमारी पेमेंट डेफर हुई हुई है। क्योंकि अगर डेफर कर रखी होगी सर तो भाई आपको इनकम टैक्स के अंदर एडिशन ऑफ इनकम वहां करी जाएगी और अगर आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी आपका डिस्क्लोजर जाएगा और हो सकता है कि कुछ और स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने पड़े इनकम टैक्स में या किसी और एक्ट के अंदर, एमएसएमई को यहाँ स्ट्रेंथन किया जा रहा है, तो वी हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड अवेयर। सेक्शन 15 ऑफ द MSMED एक्ट mandates a payment to micro and small enterprises within, if agreement
आप सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट ये बताता है कि भाई अगर आपका एग्रीमेंट 20 दिन के अकॉर्डिंग है, स्टिपुलेटेड आर 20 days, देन द पेमेंट इज टू बी मेड विद इन 20 days ऑफ द इनवॉइस। दूसरा, कि अगर आपका एग्रीमेंट स्टिपुलेट करता है 60 डेज का, देन यू हैव टू मेक अ पेमेंट विद इन दैट 60 डेज ऑफ द इनवॉइस। फिर आप कहते हो अच्छा हमारा तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। एग्रीमेंट नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा? इफ नो एग्रीमेंट टेक प्लेस बिटवीन द पार्टीज, देन यू हैव टू मेक अ पेमेंट विद इन 15 days of the invoice. That the proposed amendment to section 43B of the act will allow the payment as deduction only on payment basis। क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप ये कहते हैं कि भाई we have 1 crore purchases in this period, okay, and accordingly you have finalized your books of account and accordingly the profit determines, right? But if you have not made any payment to the MSME vendor for the purchase of goods or the services within that stipulated period of time, then you shall not be eligible for the expense, and that shall be not allowed as deduction under the Income Tax Act 1961। इसका मतलब ये है कि भाई पेमेंट करी है तो आप एक्सपेंस क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। क्लियरली अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2023 में जस्टिफाई हो रही है, तो बहुत एक्टिव होना पड़ेगा अपने आप। जैसा आपको इजी लगता है एक्सेल आप पे वर्क कीजिए, आपकी कोई रिपोर्ट जनरेट होती हो, क्या हमें पता है, यू आर वेरी फुली अवेयर ऑफ द व्हाट द कंपोजिट क्राइटेरिया कि हु इज द एमएसएमई वेंडर और नॉट। आपका जो भी तरीका है कि आपके जो वेंडर्स हैं आपको उनका स्टेटस पता होना चाहिए कि अगर एमएसएमई है, और बाय चांस अगर आप कुछ भी 31 मार्च से पहले नहीं कर पाए तो इसका मतलब आप ये मान लीजिएगा 31 मार्च के बाद अगर आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है, आप कहते हैं ओके 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 सारी कंप्लायंसेस मेरी कंप्लीट हो गई, लेकिन आगे अगर 2-3 साल बाद स्क्रूटनी आ गई या कुछ अगर नोटिस आ गया और उसमें बोला गया और वहां पे क्रेडिटर्स की लिस्ट पाई गई और वहां अगर कोई एमएसएमई वेंडर निकल कर आ गया जिसकी पेमेंट आपने ड्यू कर रखी थी 45 डेज बियॉन्ड, या अगर नो एग्रीमेंट है और देयर इज अ टाइम मेंशन देयर 15 days of the invoice, then you need to face very heavy penalties under the respective act, and you don't have any excuse that मुझे नहीं पता कि भाई ये कब आया था सेक्शन, कब आई थी अमेंडमेंट, या मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे वेंडर्स में से एमएसएमई कौन सा है, माइक्रो और स्मॉल। मीडियम की तो बात नहीं हो रही, मीडियम तो आते भी नहीं, कैटेगरी फॉल नहीं हो रही है। तो एमएसएमई आपके जो माइक्रो एंड स्मॉल वेंडर्स हैं, देन यू नीड टू हैव make a list, jot down and got the details to finalize all the payments within a stipulated period before 31st March 2024। otherwise आप कुछ नहीं कर पाएंगे and there shall be a heavy penalties, you have to face that। सेक्शन 43B की बात कर रही हूँ, थोड़ा यहाँ पे मैं आपको इनकम टैक्स लॉ पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। notwithstanding anything contained in the act, in any other provision of this act, or deduction otherwise allowable under this act in respect of clause H insert किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है, लग रहा है सेक्शन 43B कोई नया सेक्शन नहीं है, पुराना सेक्शन है। ऑन पेमेंट बेसिस पेमेंट्स अलाउ की जाती हैं, लेकिन आप देखिए कि कहाँ एमएसएमई के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए क्लॉज H इंसर्ट हो गया कि हाउ द गवर्नमेंट थिंक्स अबाउट द विजन एंड किस तरीके से पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस ड्राफ्ट होंगे, तो वी हैव टू बी ब्रॉड माइंडेड एंड वी हैव टू फॉलो इट। क्लॉज H इंसर्ट किया गया, any sum payable by the assessee to a micro or small enterprises beyond the timeline limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 shall be allowed, irrespective of the previous year in which the liability to pay such sum was incurred by the assessee, according to the period of accounting regularly employed by him only, in computing the income referred to in section 28 of that previous year in which the sum is actually paid by him। वही जो मैंने आप लोगों से चर्चा करी कि एक्चुअली आपने पेड किया होगा, देन यू शैल बी एलिजिबल टू क्लेम एज एक्सपेंस, अदरवाइज it shall be deemed to be income, add back in your the net profit and accordingly compute the tax liability, you have to pay it।
you have no other option. Provided that nothing contained in this section except the provisions of the clause H shall apply in relation to any sum which is actually paid by the assessee on or before the due date specified in section 139 of the Income Tax Act 1961, applicable in his case for furnishing the return of income in respect of the previous year in which the liability to pay such sum was incurred as aforesaid, and the evidence of such payment is furnished by the LSSE along with such return. क्या कहने जा रहे हैं यहाँ पे क्लॉज एच में क्या बात कर दी गई इतनी? तो इसमें यही बोला गया कि भाई आप ने अगर कोई अमाउंट पेबल है असेसी का टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस and that beyond the time limit mentioned in the section 15 of the MSMED Act 2006, the amount shall be allowed as deduction or actual the payment basis. जिस साल आप पेमेंट करेंगे उस समय अलाउ होगा. इट मीन्स कि अगर आपने एज ऑन 31 मार्च 2024 आप ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ के क्रेडिटर हैं जिसमें 70 लाख के क्रेडिटर मेरे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से हैं एंड द पेमेंट हैज बीन बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ द MSMED Act 2006. आप लोगों से मैं एक बात कह दूं, सेक्शन 15 टू सेक्शन 23 ऑफ द MSMED Act 2006 इतने स्ट्रिंजेंट सेक्शंस हैं कि भाई अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके ऊपर पेनल्टीज किस तरीके से डिपार्टमेंट लगा सकता है, कोई भी अथॉरिटी. उस समय वो कहेंगे कि भाई ऐसा है, ये हो गया आपका एडबैक और आप टैक्स लायबिलिटी पे कीजिए. ये अलाउ ही नहीं है आपको. जिस साल अलाउ होंगे तो इसका मतलब ये है कि जब 31 मार्च से पहले पहले मुझे उन वेंडर्स को, MSME वेंडर्स को अपना पेमेंट टाइम से करना है. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी MSME वेंडर से, माइक्रो एंड स्मॉल वेंडर से आपकी जो पेमेंट ड्यू है किसी जेन्युइन रीजन से है कि गुड्स डिफेक्ट हो गया, कुछ पेमेंट पॉलिसी में कुछ प्रॉब्लम आई, टर्म्स एंड कंडीशंस हार्मोनाइज सेटअप नहीं हो पाई, तो ऐसा नहीं है, जेन्युइन रीजन है तो यू विल बी सेफ गार्ड, आप वहां बिल्कुल बचे रहोगे. लेकिन अगर विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी जेन्युइन रीजन एंड आपने कोई पेमेंट MSME की रोक रखी है बियॉन्ड द टाइम लिमिट under section 15 of the MSMED Act 2006, then you shall be allowed a deduction of that expense only on payment basis. तो बस हमें इतना ध्यान रखना है 31 मार्च 2024 से पहले पहले उन वेंडर्स की पेमेंट कर दें, अदरवाइज हमारा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा 30%. अभी परसेंट भी डिफाइन नहीं हो सकता है क्या, और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन में कुछ चेंजेस आए, ठीक है. एंड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ, जिस समय आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उससे पहले बस आप इतना टेक केयर कर लीजिए कि भाई आपकी पेमेंट्स टाइमली आपने MSME वेंडर्स को कर दी है. मतलब ये कह रहे हैं कि भाई रिटर्न फाइल करने से पहले पहले ये ध्यान कर लीजिए कि आपने MSME वेंडर्स को पेमेंट कर दिया टाइम से, तो आप अलाउ हैं भी, एलिजिबल हैं उस एक्सपेंस को डिडक्शन क्लेम करने के लिए. अदरवाइज इट शैल नॉट बी अलाउड एज एन एक्सपेंस व्हाइल फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न. और आपने अगर गलत रिटर्न फाइल कर दी तो रिटर्न के तो अलग से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. देन देयर शैल बी अ सेपरेट नोटिस, क्योंकि जिस रीजन के साथ ये 43B में क्लॉज H इंसर्ट हुआ है तो रीजन तो बड़ा है, सोचना तो पड़ेगा, अवेयर भी होना पड़ेगा. MSMED Act 2006, Section 15, liability of buyer to make a payment where any supplier supplies any goods or services to any buyer. The buyer shall make a payment therefore on or before the date agreed to before him, between him and the supplier in writing, or where there is a no agreement in this behalf before the appointed day, provided that in case the period agreed upon between the supplier and the buyer in writing shall exceed 45 days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance. तो इट मीन्स यहाँ पे क्या कहा गया कि कब लाइबिलिटी ऑफ बायर है टू मेक अ पेमेंट, कि जहां सप्लायर ने जो गुड्स और सर्विसेज दे रहा है बायर को, तो बायर को पेमेंट करनी है ऑन और बिफोर द डेट एग्रीड बिटवीन दैट.
बिटवीन देम, ठीक है, चाहे राइटिंग में लिख करा हो या एग्रीमेंट के थ्रू करा हो, एग्रीमेंट में जो कंडीशंस हैं इन दिस बिहाफ बिफोर द अपॉइंटेड डे, प्रोवाइडेड दैट जहां कोई ऐसा पीरियड ही एग्री नहीं हुआ है सप्लायर और बायर के बीच में, तब क्या करेंगे? तो देन द बाय इन राइटिंग शुड एक्सीड 45 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस, वो वहां माना जाएगा कि भाई लायबिलिटी ऑफ बायर टू मेक द पेमेंट। अपॉइंटेड डे के बारे में बात की गई मीन्स द डे फॉलोइंग द इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 15 days from the day of acceptance of the day of deemed acceptance of any goods or services by a buyer। क्या मतलब है? अपॉइंटेड डे का मतलब वो बता रहा है कि एक दिन फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर, कि जब आपके 15 दिन ओवर हो गए, मैंने भी बताया आपको कि एग्रीमेंट अगर नहीं हुआ आप लोगों के बीच में, सप्लायर और बायर के बीच में, तो देन यू हैव टू मेक अ पेमेंट विद इन 15 days ऑफ द इनवॉइस। 15 दिन लेप्स होने के बाद जो नेक्स्ट इमीडिएटली डे होगा दैट शेल बी टेकन एज अपॉइंटेड डे, ठीक है। और फ्रॉम दैट अपॉइंटेड डे अगर 45 days एक्सीड करता है देन लायबिलिटी ऑफ बायर टू मेक अ पेमेंट। एक्सप्लेनेशन में ये कही गई फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द डे ऑफ एक्सेप्टेंस मीन्स द डे ऑफ द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, नंबर वन। Number two, where any objection is made in writing by the buyer regarding the accepting of goods or the services within 15 days from the day of delivery of goods or the service rendering of services, the day on which such objection is removed by the supplier, ओके। तो यहाँ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का उन्होंने बताया कि कब, किस केस में, द डे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, कि जिस दिन गुड्स एक्चुअल में डिलीवरी करी है या सर्विस रेंडर करी है। नंबर टू, जहां अगर ऑब्जेक्शन हुआ और ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया तो डेट शेल बी टेकन एज एक्चुअल डे ऑफ अपॉइंटेड डे। Third, the day of deemed acceptance means where no objection is made in writing by the buyer regarding the acceptance of goods or the services within the 15 days from the day of delivery of goods। इसका मतलब ये है कि गुड्स डिलीवर कर दिए बायर ने, बायर को सप्लायर ने, या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज दे दी और बायर ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, तो वो दिन मान लिया जाएगा द डीम्ड एक्सेप्टेंस। और 15 दिन ऑफ इनवॉइस के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं करी तो वहां से वो उस इमीडिएटली आफ्टर दैट पीरियड से अपॉइंटेड डे फिक्स हो गया 16th डे से, वो देखेगा 45 डेज अगर आपने पेमेंट करी है नहीं करी है और टाइम जहां बियॉन्ड टाइम लिमिट हुई, देन द लायबिलिटी ऑफ बायर स्टार्ट हो गई सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 16 हमें डेट फ्रॉम विच द रेट एट विच द इंटरेस्ट इज पेबल, इसका मतलब ये है कि सिर्फ सेक्शन 15 ने तो ये बता दिया आपको कि कब बायर की लायबिलिटी स्टार्ट होकर पेमेंट करनी थी, टाइम फ्रेम में पेमेंट नहीं करी। और सेक्शन 16 मैं बता रही हूँ आपको, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोला कि सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 23 ऑफ MSMED एक्ट में इतने स्ट्रिंजेंट प्रोविजन लिखे हैं कि भाई इंटरेस्ट सेक्शन 16 में चालू हो गया जैसे ही सेक्शन 15 फॉल कर गया, कि वेयर एनी बायर फेल्स टू मेक अ पेमेंट ऑफ द अमाउंट टू द सप्लायर एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द MSMED Act 2006, the buyer shall notwithstanding anything contained in the provisions of the act in any agreement between the buyer or the supplier or any law for the timing in force, he will liable to pay a interest to the supplier within the monthly rest supplier on that amount from the appointed day or as the case may be from the date immediately following the date agreed upon, as there are 3 times of the bank rate notified by the Reserve Bank of India। It means कि अगर आपने सेक्शन 15 के अंदर पेमेंट टाइमली नहीं करी है देन यू आर बीइंग लायबल टू पे इंटरेस्ट आल्सो ऑन दैट पेमेंट अक्रू और पेंडिंग टू द सप्लायर, एंड वो 3 दुगना इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा जो एक रेट नोटिफाई भी किया हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। सेक्शन 23, interest not allowed as deduction from the income tax income, notwithstanding anything contained in any other provision of the act, okay, the amount of interest payable or paid by any buyer under or in accordance with the provisions of this act shall not for the purpose of computation of income under the Income Tax Act 1961 is be allowed as deduction। क्या कह दिया गया इसके अंदर? सेक्शन 23 में ये बोल दिया कि भाई जो तुमने सेक्शन 16 में एक तो रेट डिफाइन हो गया कि व्हाट शिल बी द रेट applicable for the on the liability that the buyer is required to pay to the supplier
ओके। एंड सेक्शन 23 में ये बोल दिया गया कि इंटरेस्ट नॉट बीइंग अलाउड एज डिडक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, कि भाई ऐसा है जो आप इंटरेस्ट ब्याज पे कर रहे हो ना उस अमाउंट पे, आपको उसकी डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। पूरा ओवररूल कर दिया इनकम टैक्स एक्ट, नॉट बीइंग अलाउड एज डिडक्शन। तो आपने क्या क्या चीजें देख ली, सेक्शन 43B एच क्लॉज इंसर्ट हुआ, वहां बोल दिया गया कि जो पेमेंट्स पेंडिंग है बियॉन्ड द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट, then that amount shall not be eligible as deduction and it shall be allowed on payment basis. Number one. Number two, consequential effects क्या आ गए, इंटरेस्ट, भाई आपको इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, इंटरेस्ट नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अब ये जो हमारा ओवरऑल रिपोर्टिंग प्रोविजंस में 43B क्लॉज एच के बारे में चर्चा हुई है हमारी, एंड अभी मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि टीडीएस में भी क्या इम्प्लीकेशंस आई, कि इंटरेस्ट नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ओके, टीडीएस में अमाउंट एक्सीडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट एक्सीडिंग ₹5,000 shall be required to be deducted TDS on that amount by the under the provisions of Income Tax Act 1961. It means कहाँ हमारी प्रोविजन क्लिक आउट हो गए, रिपोर्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। एक एमएसएमई की जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कॉर्पोरेट असेसेस के लिए किया, यहाँ उन्होंने इस फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट से 2023 की अमेंडमेंट से पूरा कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट असेसेस पे रेगुलेट कर दिया ये कि भाई 43B क्लॉज एच को देख लो, चेक कर लो, तुम्हारा सब कुछ ठीक है। इंटरेस्ट सेक्शन 16 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट, सेक्शन 23 ऑफ द एमएसएमईडी एक्ट 2006। ओवरऑल इम्प्लीकेशन बात करते हैं, सारी चीजों का निचोड़ जो अभी सारा डिस्कस किया है हमने। एनी डिसअलाउंस, ओवरऑल इम्प्लीकेशन हमारी, इसका मतलब क्या हो गई, नंबर वन, any disallowance due to the operation of newly inserted clause H of section 43B under the provisions of Income Tax Act 1961 would be added to the taxable income and you have to pay a tax on that taxable income in accordance with provisions of the Act 1961. पहली implication बहुत क्लियर है कि अगर पेमेंट्स फॉल करती हैं सेक्शन 43B क्लॉज एच में, द पेमेंट्स दैट आर पेंडिंग to the MSME vendor or the supplier beyond the time limit mentioned in the respective act of MSMED Act, then it shall be added back to your income and you will have to pay a tax liability in accordance with the income tax laws. Number two, this allowance would also affect the payment of advance tax already made, which will fall that short and would attract a interest or short payment. कैसे? आपने एडवांस टैक्स जमा कर दिया, आपको तो नहीं पता था कि मेरे 31 मार्च में, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, पेमेंट्स वेंडर्स को, एमएसएमई वेंडर्स को पेंडिंग पड़ी है। अब उस पे जो एडबैक हुआ टैक्सेबल इनकम पे, आपने एक सेल्फ असेस किया हुआ था इनकम का, उसके हिसाब से एडवांस टैक्स जमा करवाया। लेकिन अब जो ये एडेड हुई है इनकम, तो इससे भी तो इफेक्ट आया। तो जो एडवांस टैक्स आपने जमा किया था, तो जो शॉर्टफॉल एडवांस टैक्स का तो वहां डिफॉल्ट हो गया। दूसरा, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C यू हैव टू बॉर्न दैट ओनली ड्यू टू फेलर क्लॉज सेक्शन 43B क्लॉज एच। Number three, any delay in payment beyond a specified date would make it necessary to make a provision for delayed interest. However, will not allowed as expenditure in the income tax return. Interest amount exceeds 5,000, TDS provisions would be applicable. मैंने आपको यही बताया था कि सिर्फ क्या हुआ, एक्सपेंस का क्लेम भी नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड एज डिडक्शन, इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ, और जहाँ 5,000 से इंटरेस्ट चालू हुआ, इंटरेस्ट का भी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, क्लेम नहीं कर पाएंगे उसको डिडक्शन का। और जहाँ 5,000 से ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट होगा ऑन द पेमेंट्स ड्यू टू द एमएसएमई वेंडर्स, तो then TDS provision will attract and at a notified rate you will have to bond the TDS also. And the last not the least, earlier corporate assessees are required to make a disclosure through a form MSME1 under the Companies Act 2013. But now, due to the amendment in the Finance Act 2023, dear, non-corporate assessees are also covered. Non-corporate assessors would be required
in audited accounts as per Section 16 of the MSMED Act 2006. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा हमारा ये रिपोर्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 43B क्लॉज एच एंड द टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस इम्प्लीकेशंस देयर ऑन। तो इस जितनी भी ये सारी चर्चा हुई, हमारा मेन आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना था कि अभी आप अगर 31 मार्च से पहले अपने आप को डिटेल आप सब कुछ एनालाइज नहीं कर पाए, तो देन क्या क्या रिपरकॉशंस 31 मार्च के बाद आप फेस करोगे। 43BH क्लॉज एच, एडिशन इन द इनकम टैक्सेबल इनकम, नंबर 1। नंबर 2, एडवांस टैक्स शॉर्टफॉल, interest under section 234 234C, TDS provisions applicable on the interest amount you have paid to the MSME vendors, and the last being they shall be disclosure in the audited books of account as per the provisions of the respective act। तो आप लोग अच्छे से एनालाइज कीजिए अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को एनालाइज कीजिए, और जहां अगर एमएसएमई वेंडर्स को पेमेंट अगर आपके बियॉन्ड टाइम लिमिट है, तो प्लीज मेक अ पेमेंट बिफोर 31st March 2024 if you want to file a correct return and file a correct disclosure, because if you have no genuine reason, then you have to face a various stringent repercussions under the respective authorities। Then have a good day and thank you for hearing me.